ये सारा का सारा भरने के बाद फिर आपके सारी रिक्वायरमेंट्स निकल जाएंगी जो आप पूरे साल का बना के रखेंगे, बट एज पर नीड आप इंडेंट मंगवाएंगे, है ना। आपको पता अब तो लगे गया होगा कि इंडेंट क्या होता है ना। तो जो आपको नेक्स्ट मंथ में जितना चाहिए साल के हिसाब से आप लिख देंगे और वो इंडेंट कर लेंगे अपने पीएचसी से, क्योंकि सब सेंटर पीएचसी से मंगाता है, पीएचसी सीएचसी से, है ना। तो इस प्रकार आप इंडेंट करेंगे। अब कई बार प्रैक्टिकली या थ्योरी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आप टोटल कैसे एस्टिमेट करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। उसके लिए छोटी सी एक कैलकुलेशन होती है जो आपको आनी चाहिए। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ प्रेगनेंसी आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रेगनेंसी निकालने के लिए क्या करना चाहिए आपको कि टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ प्रोबेबल प्रेगनेंसी इन योर एरिया यूज फॉलोइंग फॉर्मूला। इसमें हम करेंगे कि प्रोबेबल प्रेगनेंसी में टोटल पॉपुलेशन निकाल लेंगे पहले, वो तो हमें सर्वे से मिल जाएगी, और बर्थ रेट वो हमें हमारे ऑफिस से पता लगेगा, ठीक है ना। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीएमओएच ऑफिस जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अदरवाइज सब सेंटर वाले पीएचसी से पूछेंगे, पीएचसी वाले सीएचसी से, और उस पूरे डिस्ट्रिक्ट का आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है ना। उस बर्थ रेट के हिसाब से आप फिर उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो आपका प्रेगनेंसी निकल आएगी, ठीक है। जैसे अगर आपकी टोटल पॉपुलेशन सारे एरिया की विलेजेस को मिला के 5000 है और बर्थ रेट आपका 30 आ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर में आपके पास 150 प्रेगनेंसीज होंगी, वो आप उसमें एक्सपेक्टेड में डाल देंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा कैलकुलेशन, एक फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर आ सकता है कि अब एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन कितने होने की संभावना है, वो भी आप इसमें लिखेंगे, तो वो भी इसी चीज़ से निकल जाएगी कि टोटल एएनसी कितने होंगे। इसमें हम ये मान के चलेंगे कि जो टोटल एएनसी रजिस्ट्रेशन होंगे वो इक्वल होंगे किसके, जो टोटल प्रोबेबल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी है उसके, ठीक है, विद एडिशनल 10% प्रेगनेंसी वेस्टेज, ठीक है। प्रेगनेंसी वेस्टेज ये मान के चलते हैं जिसमें एबॉर्शन हो गया, अर्ली एबॉर्शन हो गया, है ना, तो वो 10% मान के चलेंगे, ठीक है। तो हमारा पास रजिस्ट्रेशन कितने होने की संभावना है कि 150 तो ये है ही, प्लस 10% एक्स्ट्रा होगी क्योंकि वो बाद में वेस्ट हो जाएंगी, तो 165 टोटल हमारे पास एएनसी रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एएनसी रजिस्ट्रेशन जैसे ही कब होगा एएनसी रजिस्ट्रेशन, जब फर्स्ट टाइम वो लेडी हमारे पास आएगी एमिनोरिया लेके, कि एमिनोरिया नहीं है उसके बाद उसका टेस्ट करवाएंगे, जैसे ही कन्फर्म हुआ तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, है ना। तो रजिस्ट्रेशन तो पहले ही हो गया, अब हो सकता है इनमें से 10% का क्या हो जाए, प्रेगनेंसी वेस्टेज हो जाए, है ना, मतलब एबॉर्शन हो जाए किसी भी तरीके से। तो रजिस्ट्रेशन तो हमारे ज़्यादा होंगे, तो रजिस्ट्रेशन हमारे हो जाएंगे कितने, 165। तो ये भी आप उसमें अपना एग्जाम में लिख सकते हैं। इसी प्रकार फिर आता है कि आप जो वैक्सीन निकालेंगे पूरे साल की, वो कैसे निकालेंगे, तो हर वैक्सीन का अलग अलग कैलकुलेशन होगा। जैसे सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है टीटी की जगह आप टीडी कर देंगे, बाकी कैलकुलेशन सेम है। टीडी कितना करेंगे, टोटल जो एंटीनेटल मदर्स रजिस्टर्ड होंगी उसके हिसाब से हम टीडी की डोज लगाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास, क्योंकि 2 भी लगने की संभावना है, क्योंकि हमें पता नहीं कि प्रेगनेंसी 3 साल से पहले होगी या बाद में होगी, तो हम मैक्सिमम अमाउंट लेके चलेंगे, है ना। तो हमारे पास एएनसी केसेस कितने हैं, 165, और इनटू कर देंगे 2 डोज, तो टोटल 330 डोज हमारे पास पूरे साल के लिए होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं इसमें सब सेंटर एक्शन प्लान में, ये क्यों ज़रूरी है, ये ज़रूरी है हमारी डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरे साल के लिए वैक्सीन के लिए मंगवाएगा और वो स्टेट को भेजेगा, तो पहले से ही कितनी वैक्सीन पूरे स्टेट के लिए चाहिए तो ये मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ता है। तो इसलिए ये सारी की एक्सरसाइज हम करते हैं ताकि बाद में वैक्सीन की कहीं भी कमी ना हो, ठीक है। तो इतनी डोज हमारे एरिया में एक्सपेक्टेड होंगी। उसके बाद आयरन फोलिक एसिड टैबलेट, इनका भी निकालेंगे। इनका कैसे निकालेंगे कि हम ये मान के चलते हैं कि 100 तो सबको देनी है एएनसी वालों को, ठीक है, प्लस कुछ को हम डबल देंगे। तो डबल कितनी होंगी उसका भी एक फॉर्मूला है कि जितनी हमारे पास एएनसी है उसका 50% एनीमिक होगी, ठीक है।
तो टोटल 150 है तो 75 उसमें से एनीमिक होंगी, और 75 एनीमिक है तो उनको डबल डोज देनी होंगी, है ना। तो उस हिसाब से हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, 165 प्लस 83 एक्स्ट्रा, जो 83 है वो कितनी हो जाएंगी, उसकी 50% ये एनीमिक हो जाएंगी। तो 165 को तो इंटू 100 कर देंगे, जो ये आ गई, और 100 इनको भी दे देंगे। तो टोटल जो हम टैबलेट करेंगे वो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, ये दोनों को ऐड कर दिया तो ये इतना आ गया। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है ना, सिंपल कैलकुलेशन है। इसके अलावा हाई रिस्क केसेस जो एक्सपेक्ट करने हैं हमें नेक्स्ट ईयर के लिए, पुराने वाले तो पता ही है, उसके लिए हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी ANC होंगी उसका 15% हाई रिस्क होगा जिसको रेफर करना पड़ सकता है, ठीक है। तो सिंपल 15% से उसको निकाल लेंगे। तो 165 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, तो टोटल उसमें से 25 जो केसेज होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, हाई रिस्क होने की संभावना रहेगी, वो भी हम उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो सारा का सारा ये हमारा निकल जाएगा दो इन्फॉर्मेशन से, टोटल पॉपुलेशन से और बर्थ रेट से, ठीक है ना। अब है डिलीवरीज कितनी हो सकती हैं, उसका भी हमें आइडिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि हाई रिस्क तो हम रेफ़र कर देंगे पर बाकियों की डिलीवरी तो हमें वहाँ करवानी है। तो उसके लिए हम निकाल के चलेंगे वही कि जो भी लाइव बर्थ होंगी वो पॉपुलेशन ऑफ द एरिया इनटू बर्थ रेट और डिवाइडेड बाई 1000 लाइव बर्थ, है ना, कि लाइव बर्थ कितने हुए हैं। तो इसके हिसाब से हम निकालते हैं कि हमारे पास ये पॉपुलेशन है, 30 से निकाला तो लगभग सेम आ गया जो वेस्टेज फैक्टर निकालने के बाद जो बच रही है ना, तो 150 फिक्स हो गई, है ना। तो ये हमारी लाइव बर्थ होने की संभावना है। इसी प्रकार अगर बच्चों की बात करें जो हमें मेडिसिन उनके लिए चाहिए, डायरिया वाले और जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाले हैं या जिनको रेफ़र करना पड़ सकता है ना, तो उसके लिए हम हाई रिस्क मान के चलेंगे कि जो लाइव बर्थ होंगी उसका 10% हाई रिस्क होगा, ठीक है ना। ये डेटा भी हमें ऑलरेडी मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो हमने कैलकुलेट किया उसके हिसाब से 150 बच्चे होंगे पूरे साल में, उसमें से 10% यानी 15 बच्चे क्या होंगे, हाई रिस्क होंगे, जिनको रेफ़र करने की संभावना रहेगी, ठीक है ना। तो वो हम हमारे डेटा डाल देंगे। इसी प्रकार जिनको इम्यूनाइज करना है, वैक्सीन चाहिए, है ना, तो वो जैसे हमने मदर के लिए निकाला था ना, लगभग वैसे ही बच्चों के लिए निकाल देंगे कि जैसे हमारे पास 150 लाइव बर्थ हैं, ठीक है, और इनमें से कुछ बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं, कितने हो जाएंगे, IMR से निकलेगा, ठीक है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पता है अपने को कि एक साल के अंदर कितनी डेथ होती हैं, तो उसके बेस पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि IMR 60 था इस एरिए का, तो 9 बच्चों की डेथ होने की संभावना होगी। तो एक साल तक हमारे पास जो बच्चे होंगे उन 150 में से वो 141 होंगे। इनका कंप्लीट वैक्सीनेशन हमें करना होगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे कि जो हमारे पास किसी भी वैक्सीन की कितनी डोज लगती हैं प्लस उसका वेस्टेज फैक्टर, वो भी हमें डिस्ट्रिक्ट से मिला होता है कि कोई भी मेडिसिन है उसका कितना वेस्ट आप मैक्सिमम अलाउड है, ठीक है ना। वैसे तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, बट कई बार वेस्ट हो जाता है, तो एक पॉइंट वो दिया होता है कि वेस्टेज फैक्टर इस वैक्सीन का कितना है, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे BCG और मीजल्स और आजकल MR, इनका सेम होगा क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में होते हैं दोनों, है ना, तो इनका वेस्टेज ज़्यादा होता है, तो इसका वेस्टेज फैक्टर कितना है, 2 है। तो अब ये मान के चलें कि BCG 141 बच्चों को लगनी है और कितना होगा, एक ही डोज लगेगी। BCG 1 लगती है, MR भी 1 लगता है ना, MR 1 वाला, उसको कैलकुलेट करें हम, और वेस्टेज फैक्टर है 2, तो टोटल हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितने पूरे साल में चाहिएंगे, 200 BCG चाहिएंगे और 200 ही MR चाहिएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार जैसे हमने MMR का कैलकुलेट पुराने टाइम में किया था, बट अब हम MR 2 का करेंगे तो वो भी 282 चाहिएंगे, ठीक है। तो टोटल हम MR लिख देंगे इसका डबल करके, है ना, तो ये हमारा कैलकुलेशन MR का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब एग्जाम में आपके आएगा ना, तो हर एक का अलग अलग वो देंगे कि किसका निकालना है। अगर मीजल्स का पूछ ले तो इसी के हिसाब से निकाल देंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर होंगे वो सिलेबस के हिसाब से बनाते हैं, उसमें अभी भी मीजल्स ही है, तो आपको मीजल्स का पूछ सकते हैं, BCG का पूछ सकते हैं, है ना।
OPV का पूछ सकते हैं, तो जो पूछे उसी का ही कैलकुलेशन करके आपको दिखाना है, ठीक है ना। तो सेम OPV कल आ जाएगा। OPV और जो ये हमारे रीयूजेबल वैक्सीन है ना, जैसे आज हमने ओपन किया और इसको ओपन वायल पॉलिसी अगले हफ्ते भी यूज़ करेंगे, तो उनका वेस्टेज फैक्टर कम है, और जो सेम डे यूज़ करना है उनका वेस्टेज फैक्टर ज़्यादा है। तो इसका होगा 1.33, जो ओपन वायल पॉलिसी वाले को। ओपन वायल पॉलिसी के बारे में किसी को डाउट है क्या? ये भी कई बार प्रैक्टिकली पूछते हैं, व्हाट इज ओपन वायल पॉलिसी? सुना है इसके बारे में? क्या होता है? ओपन आई पॉलिसी रखना पड़ेगा, कहीं की आईज बंद हो रही है तभी ओपन वायल पॉलिसी हाँ, कि वो वैक्सीन, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे वैक्सीन हैं जिनको हम ओपन करने के बाद 28 डेज तक यूज़ कर सकते हैं, वो ओपन वायल पॉलिसी में आएंगे, और जिनको सेम डे यूज़ करना है वो ओपन वायल पॉलिसी में नहीं आएंगे, है ना। तो जो ओपन वायल पॉलिसी वाले हैं उनका नॉर्मली वेस्टेज फैक्टर कितना होता है? 1.33, उससे मल्टीप्लाई करना है, और जो सेम डे वाले हैं उनका होता है 2, ठीक है। ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना, सिंपल।